नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल अजमेर। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि प्रोस्टेट के कारण क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उनका इवेल्युएशन माने जांचें किस तरह से करी जाती हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रोस्टेट के कारण जो तकलीफ़ें होती हैं उसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि सिम्टम स्कोरिंग देखते हैं, आईपीएसएस स्कोरिंग, माइल्ड सिम्टम होते हैं, कम सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम होते हैं, सीवियर सिम्टम होते हैं। उसके आधार पर कई बार हम ये डिसीज़न लेते हैं और उन जांचों की प्रोस्टेट की साइज़ क्या आ रही है, रेजिडुअल यूरिन क्या आता है, यूरोफ्लोमेट्री में धार कैसी आती है, इन सब बातों के आधार पे हम फैसले लेते हैं कि मरीज़ को किस तरह का इलाज लेना होगा। तो जनरली 2 तरह के ट्रीटमेंट प्रोस्टेट से रिलेटेड होते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एक तो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब हम कुछ ऐसे काम करें हमारी लाइफस्टाइल में जिससे हमें प्रोस्टेट से होने वाली तकलीफ़ों का कुछ आराम पड़े। जैसे कि जिन पेशेंट्स को बहुत बार ये लगता है कि रात को उनको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है, उन पेशेंट्स को हम यह कह सकते हैं कि आप शाम से कैफ़ीन इंटेक कम कर दें, माने कि चाय कॉफ़ी शाम को ना लें या शाम के बाद में ना लें। दूसरा, उन लोगों को हम ये कह सकते हैं कि शाम को आप अपना डिनर का टाइम फिक्स रखें, उसके बाद में लिमिटेड अमाउंट में आप लिक्विड लें, संयमित मात्रा में आप तरल पदार्थ लें, ताकि हमें यूरिन करने के लिए बार बार रात को ना उठना पड़े। बार बार रात को उठने से हमारी नींद खराब होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। तीसरी बात, हमारे इंडियन सिनेरियो में कॉमनली दूध पी के सोने की आदत है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप रात वाला दूध अवॉइड कर दीजिए, आपको अगर ये पीना है तो आप ये शाम को दूध ले सकते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। पेशेंट से ये कहते हैं कि आप यूरिन करके ही सोया करिए और यूरिन की अधिक तीव्रता होने पर उसे रोके नहीं। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कब्जी होना भी एक यूरिनरी सिम्टम को एग्जग्रेट करने का एक कॉमन कॉज है, और हालांकि बचने का कोई विशेष तरीका नहीं है, ये तो उम्र जनित बीमारी है जिसे कि रोका नहीं जा सकता। लेकिन जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए, उम्र को डिले करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज से, उचित खान पान से हम प्रोस्टेट को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा वह सभी खान पान जो हम हार्ट के लिए करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाना, हाई फाइबर डाइट खाना, रेगुलर बाउल एंड रेगुलर ब्लैडर हैबिट, तो इन सब चीज़ों से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कुछ हद तक इनके लक्षणों का कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली जो लोग माइल्ड सिम्टम के लोग होते हैं, जिनकी जांचें ठीक आ रही हैं, कुछ तकलीफ़ उनको है लेकिन इतनी नहीं है कि जिनको दवा की आवश्यकता महसूस हो और जो दवा लेने के लिए बाध्य हों, उनको हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। अब मॉडरेट सिम्टम वाले लोग या सीवियर सिम्टम वाले लोग, उनको हमें दवा भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉमनली 3 तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, एल्फोजोसिन, टैमसुलोसिन और साइलोडोसिन। ये आपके यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि किस तरह के व्यक्ति को किस तरह की दवा देनी चाहिए, और लंबे समय तक ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती हैं, ड्यूटास्ट्राइड, इसके अलावा टेडालाफिल, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि किस मरीज़ को किस तरह के लक्षण के साथ ये दवाइयाँ देनी चाहिए। अगला इलाज है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी के कुछ तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि बार बार यूरिन में ब्लड का आना प्रोस्टेट की वजह से, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना प्रोस्टेट की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से गुर्दों का डैमेज होना, रीनल फेलियर होना, और कोई अन्य बैक प्रेशर चेंजेस जैसे कि पेशाब की थैली की टोन का कमज़ोर होना, ओवर एक्टिव ब्लैडर
तो पेशाब की थैली में बैक प्रेशर चेंजेस अगर आते हैं तो उसमें भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सर्जिकल थेरेपी का। इसके अलावा कॉमन इंडिकेशन यह है कि पेशेंट्स जनरली दवा ले रहे होते हैं और दवाओं के बावजूद उनको लक्षणों में संतोषजनक आराम नहीं मिलता है, तो वो लोग भी सर्जिकल थेरेपी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। कुछ लोग होते हैं जो दवा नहीं लेना चाहते हैं, लंबे समय तक दवा नहीं लेना चाहते हैं और दवा का जिनके साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या वो कोई साइड इफ़ेक्ट टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, उन भी लोगों को हम सर्जिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। ओवरऑल दवाओं से हमें करीब 40% का रिलीफ मिलता है और सर्जिकल थेरेपी से हमें करीब 70 to 80% तक का रिलीफ मिलता है। तो बहुत बार सर्जिकल थेरेपी दवाओं से बेहतर साबित होती है और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इकोनॉमिक भी होती है। अब हम बताते हैं प्रोस्टेट की सर्जिकल थेरेपी किस तरह से करी जाती है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये एक दूरबीन है जो कि मूत्र मार्ग में जा रही है और ये प्रोस्टेट है जिसका यह दूरबीन रिसेक्शन कर रही है। इस कॉमन प्रोसीजर को कहते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, माने कि यूरिथ्रा के माध्यम से गए हैं और प्रोस्टेट को रिसेक्ट कर रहे हैं। इसकी चिप्स निकालकर ये चिप्स पेशाब की थैली में डाल दी जाती हैं, जिसको बाद में इसी दूरबीन से सक करके निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। छोटी प्रोस्टेट में भी यह ऑपरेशन होता है और मॉडरेट प्रोस्टेट जैसे कि 75-80 ग्राम तक की प्रोस्टेट में यह ऑपरेशन सुगमता से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन की एक लिमिटेशन होती है, वो ये है कि यह ऑपरेशन ग्लाइसिन मीडियम में होता है, जिसको लंबे समय तक हम नहीं कर सकते। 1 घंटे के भीतर हमें इस ऑपरेशन को कंप्लीट करना होता है। तो 1 घंटे के भीतर जनरली 75-80 ग्राम से बड़ी प्रोस्टेट ऑपरेट करना संभव नहीं होता है या मुश्किल होता है। तो ये रिकमेंडेशन है कि इस साइज़ तक की प्रोस्टेट को हम एक बार में इस ऑपरेशन से कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी प्रोस्टेट होती है तो यह मोनोपोलर TURP है, तो हमें उसके लिए बाइपोलर TURP की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलर प्रोसीजर है जैसे कि हम इसमें देख रहे थे, उसी तरह का ऑपरेशन इसमें होता है, लेकिन उसमें ग्लाइसिन की जगह सलाइन यूज़ होता है और कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की चेंजेस होते हैं। इसके अलावा लेज़र ऑपरेशन होता है, होल्मियम लेज़र, वो भी बड़ी प्रोस्टेट में कारगर होता है और कुछ लोगों को चीरा विधि से भी ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, जिसमें कि एक साथ ही पेट पर चीरा लगकर नाभि के नीचे चीरा लगकर प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। तो ये सर्जिकल थेरेपी होती है। ऑपरेशन के बाद जनरली 2 से 3 दिन अस्पताल में रखा जाता है और 3 से 4 दिन पेशाब के रास्ते में कैथेटर लगा के रखते हैं